नमस्कार दोस्तों। हम अपने सिक्स सिग्मा ट्यूटोरियल की जो सीरीज़ रन कर रहे हैं येलो बेल्ट की, उसमें आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। डीपीएमओ, डीपीयू, एफटीवाई और आरटीयू। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम ये सीखेंगे कि आप किस तरह से अपनी प्रोसेस के अंदर डिफेक्ट्स को कैलकुलेट करेंगे। कई बार हमें पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ कहाँ पर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उसे हम किस तरह से कैलकुलेट करें और फिर उसे किस तरह से हम इम्प्रूव करें। देखिए, जब भी आप इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो आपके पास में ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट्स पे आप खड़े हैं, या आज आपकी जो स्थिति है प्रोसेस की वो क्या है, आपको उसे कितना इम्प्रूव करके लेके जाना है, और जब वो इम्प्रूव हो जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा। अगर इतनी सारी चीज़ें आपको अगर पता करनी है तो कैलकुलेशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये कैलकुलेशन किस तरह से होता है, ये अगर आपको सीखना है तो आपको ये आज का सेशन देखना ज़रूर चाहिए। चलिए, तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीपीएमओ, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी के अंदर कितनी ज़्यादा एरर्स हैं, उसे अगर आइडेंटिफाई अगर हम कर लेते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर कितने नंबर ऑफ एरर्स मौजूद हैं। इसी डीपीएमओ की मदद से हम प्रोसेस का सिग्मा लेवल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। जब भी आपको डीपीएमओ कैलकुलेट करना रहेगा, इसका बहुत ही एक सिंपल सा फार्मूला है। डीपीएमओ इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अ सैंपल। एक सैंपल के अंदर कितने डिफेक्ट्स हो सकते हैं आप उसको सबसे पहले काउंट करेंगे, या जो डिफेक्ट है, एक सैंपल जो है उसके अंदर कितने सारे डिफेक्ट। देखिए, जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कई तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अ सैंपल, सैंपल के अंदर कितने सारे डिफेक्ट्स हैं, डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटीज फॉर अ डिफेक्ट इन अ सैंपल। उस जो आपने जो अपने जो आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिफेक्ट होने की, इसे हम और इसको मल्टीप्लाई जब हम 10 लाख से कर देते हैं या 1 मिलियन से कर देते हैं तो हमारे पास में कैलकुलेशन आता है, ये होता है डीपीएमओ। देखिए, जब आप एक कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, सपोज करें आपकी एक बुक प्रिंट होती है, तो उस बुक प्रिंटिंग के अंदर कितनी चीज़ें डिफेक्टिव हो सकती हैं। आपका हो सकता है कि पेज की जो सेटिंग है वो अलग आगे पीछे हो जाए, पेज की नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, आपका जो बुक जो है पेस्टिंग जो होनी है वो प्रॉपर नहीं हो, जो पेजेस हैं ये प्रॉपरली अलाइन नहीं हो, है ना। तो ये कुछ हमने एग्जांपल लिए हैं। तो एक बुक के अंदर कितनी एरर्स हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, और एग्जैक्ट कितने डिफेक्ट हमको मिले हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आप यहाँ पे गौर से अगर देखेंगे कि एक मेल ऑर्डर है, ये रिटेलर एग्जामिन क्वालिटी ऑफ ऑर्डर प्रोसेस। तो एक जो मेल ऑर्डर है उसको किस तरह से आप प्रोसेस कर उसकी जो टीम है प्रोसेस कर रही है, वो अगर देखता है तो वो पाता है कि हर फॉर्म के अंदर 10 फील्ड हैं। 10 फील्ड है मतलब 10 अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एरर है। देन देर आर 10 अपॉर्चुनिटीज फॉर एन एरर ऑफ ईच फॉर्म। इफ़ द रिटेलर रिव्यूज़ 90 फॉर्म्स, अगर एक रिटेलर 90 फॉर्म्स को अगर रिव्यू कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास में कितनी एरर्स हो गई हैं, प्रोबेबल एरर्स 900 एरर हो गई हैं। अगर उसके रिव्यू के दौरान उसने पाया कि दो फॉर्म दो एरर हैं, रिटेलर फाउंड्स 2 एरर्स, अगर रिटेलर को 2 एरर्स मिलती हैं या डिफेक्ट्स अगर मिलते हैं, तो कैलकुलेट वो किस तरह से करेगा डीपीएमओ को, 2 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 10 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, उसने सबसे पहले एक उसने जो 10 फॉर्म थे उनको एनालाइज किया, सॉरी उसने एक फॉर्म को एनालाइज किया, उस एक फॉर्म के अंदर 10 फील्ड हैं, 90 फॉर्म्स थे, उसका उसने रिव्यू किया, तो उसके पास में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, 900। उन 900 अपॉर्चुनिटीज़ में अगर उसे 2 एरर्स मिल रही हैं तो उसके लिए डीपीएमओ क्या हो जाएगा, 2222। अब इसे इस जो 2 एरर्स आ रही हैं इसे भी मिनिमाइज करना है ताकि उसका जो डीपीएमओ है ये कम से कम जाए। तो आप देख सकते हैं कि डीपीएमओ की मदद से एक सैंपल अगर आपके पास में है तो भी आप अपने प्रोसेस का समझ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पॉसिबल है।
ठीक है। अब हम ये हमने जो देखा कि हमने एक जो सैंपल लिया है उसके अंदर कितने डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर एक यूनिट के अंदर कितने डिफेक्ट मौजूद हैं। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं डीपीयू से। डीपीयू मतलब डिफेक्ट पर यूनिट, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड। एक प्रोसेस के अंदर कितने डिफेक्ट मिले हैं ये, और नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ सैंपल, सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। हाउ मेनी डिफेक्ट्स देयर आर इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ यूनिट टेस्टेड। जब आप कोई एक यूनिट टेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने डिफेक्ट्स हैं। इट कंसर्न विथ टोटल डिफेक्ट्स, ये टोटल डिफेक्ट्स जो हैं ये उन्हें कंसिडर करता है। वन यूनिट कुड हैव मोर देन वन डिफेक्ट, एक यूनिट के अंदर एक से ज़्यादा डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आपको जितने भी डिफेक्ट्स हैं उन सभी को कंसिडर करना है। डिफेक्ट्स पर यूनिट को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सैंपल। इन 1000 पब्लिश्ड बुक्स, 1000 अगर सपोज करें, ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसे आप थोड़ा सा अगर समझेंगे तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि आप किस तरह से। सबसे पहली चीज़ तो आप डीपीयू कैलकुलेट करेंगे, दूसरा इसे आप जब भविष्य में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये किस तरह से होगा। अगर 1000 पब्लिश्ड बुक्स हैं, इफ़ वी सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ 50 पब्लिश्ड बुक्स, अब आपने क्या किया, 1000 बुक्स पब्लिश करी हैं, 50 उसमें पब्लिश बुक्स को आपने बाहर निकाला। उन पब्लिश बुक्स 50 जो आपकी सैंपल बुक्स हैं, अब इसमें से आपने डिफेक्ट्स को निकालना शुरू किया कि इसमें कहाँ कहाँ पे डिफेक्ट है। जब आप ये डिफेक्ट फाइंड आउट करते हैं तो आपको मिलते हैं कुछ ये डिफेक्ट्स। एक बुक के अंदर इनकरेक्ट प्रिंटिंग है, एक बुक है उसके अंदर इनकरेक्ट अलाइनमेंट है, 4 बुक्स के अंदर पेजेस मिसिंग है, लूज स्पाइन है 2 बुक्स के अंदर, और जो टॉर्न कवर है ये है एक बुक के अंदर। तो आप देख सकते हैं टोटल डिफेक्ट्स कितने हो गए, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 7 8 और 9। तो टोटल कितनी एरर्स हो गई हैं, 9 एरर्स। डिफेक्ट पर यूनिट कितना हो गया, इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 0.18 इन 1 यूनिट। एक यूनिट के अंदर 0.18 डिफेक्ट मौजूद है। ठीक है, तो अब आपको ये जो डिफेक्ट पर यूनिट है इसे और मिनिमम टू मिनिमम करना है, यही हम लोगों का टारगेट होता है सिक्स सिग्मा की अपनी पूरी प्रोसेस के द्वारा। इसी के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है जिसे हम कहते हैं FTY या फर्स्ट टाइम यील्ड। जब भी आप कोई मटेरियल या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहली बार में आपने कितनी यूनिट्स बिना किसी एरर्स के प्रोड्यूस की हैं, इसे ही हम कहते हैं फर्स्ट टाइम यील्ड। तो फर्स्ट टाइम यील्ड इज द रेशो ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड टू यूनिट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस। आप पहली बार में कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम कहते हैं फर्स्ट टाइम यील्ड। इसका हमने यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखाया हुआ है कि सपोज करें कि एक प्रोसेस है, उसमें 3 स्टेप्स हो रही हैं, A, B और C। हर स्टेप के ऊपर कुछ जो आइटम है उसे हम रिजेक्ट करते जाते हैं ड्यू टू स्क्रैप। अगर लगता है कि हमारे नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए सुटेबल नहीं है तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 यूनिट्स को आपने लिया, 100 यूनिट्स आपकी प्रोसेस के अंदर गई और आपकी 95 यूनिट्स एग्जिट हुई फ्रॉम स्टेज ए। स्टेज ए का जो आउटपुट है वो स्टेज बी के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है, और वहाँ पे 95 यूनिट्स इंटर कर रही है प्रोसेस में, और 85 यूनिट्स जो है वो गुड प्रोड्यूस कर रही हैं। तो 85 यूनिट्स आर अचीव्ड। इसके बाद में 85 यूनिट्स जो हैं वो स्टेज सी के अंदर जाती है, और 80 यूनिट्स जो है वो आउटपुट के रूप में आ रही है। अब आप देख सकते हैं 85, 95 और 100। ठीक है, तो आउटपुट कितना मिल रहा है, फाइनल आउटपुट हमें 80 मिल रहा है, बट हमने इनपुट कितना दिया था, 100। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम इसे जैसे ही कैलकुलेट करेंगे हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, फर्स्ट टाइम यील्ड FTY इक्वल टू 0.79। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया है कि फर्स्ट टाइम यील्ड कितना आ गया है, 0.79, जो कि बहुत ही आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। कैलकुलेशन इतना टिपिकल नहीं है, बट आपको ये समझ में आएगा कि आपकी जो प्रोसेस है
ये अभी पहली बार में उतनी एफिशिएंट नहीं हुई है, इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हैं, इसीलिए फर्स्ट टाइम यील्ड इसका 0.79 है। अब आपको इसे इम्प्रूव करते हुए कहाँ तक लेकर जाना है, 0.99 या 1 की तरफ। देखिए कई प्रोसेस ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको फर्स्ट टाइम यील्ड आप या मतलब पूरी तरह से स्क्रैप जनरेट नहीं होता है, उस प्रोसेस में कई बार आप रिवर्क करते हैं और उस प्रोडक्ट को भी आप वापस से आप यूज़ करने लग जाते हैं। तो अगर आप इस तरह की प्रोसेस के अंदर हैं जिसमें कि आपको वापस से आप रिवर्क करेंगे और उसे फिर से आप अपने प्रोसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है आपका मटेरियल कॉस्ट तो बच गई है, बट प्रोसेसिंग कॉस्ट आपकी नहीं बची है। प्रोसेसिंग कॉस्ट आपकी फिर भी इनकर्ड हुई है क्योंकि आपको रिवर्क करना पड़ा है। तो इसलिए आपको उसे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, रोल्ड थ्रूपुट यील्ड है, RTY आप उसका कैलकुलेट करेंगे। RTY प्रोवाइड्स a probability that a unit will be generated by a process with no defect। RTY किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपको देता है कि आप एक यूनिट आइटम कितना आप जनरेट कर सकते हैं बगैर डिफेक्ट के। वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन RTY एंड बेसिक यील्ड और फर्स्ट यील्ड इज दैट RTY कंसिडर वेदर रिवर्क वाज नीडेड टू जनरेट द नंबर ऑफ फाइनल यूनिट्स। जैसे हमने बात की है कि फाइनल यूनिट को जनरेट करने के लिए प्रोसेस के अंदर कितना रिवर्क करना पड़ा है, इस रिवर्क को मिनिमाइज करने के लिए ही हम आगे की एक्टिविटीज़ करेंगे। बट ये प्रोसेस के अंदर रिवर्क है या नहीं है, ये आप किससे पता करेंगे, RTY के कैलकुलेशन से। RTY जब भी आप कैलकुलेट करते हैं इसमें हमेशा रिवर्क को भी अकाउंट किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि RTY आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सपोज करें एक प्रोसेस है जिसमें आपने स्टेज ए पे 100 यूनिट्स को एंटर किया है, जिसमें 5 यूनिट्स तो प्योरली स्क्रैप हो चुकी हैं और 5 जो यूनिट्स हैं वो रिवर्क हुई हैं। तो आउटपुट की हम बात करते हैं तो 95 आउटपुट हमें मिला है, तो 100 - 5 + 5 ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस के अंदर आपको जो प्रोसेस हुआ है वो 90 आइटम्स प्रोसेस हो पाए हैं, बट इसमें कुछ रिवर्क भी है। तो RTY कितना हो गया आपका 0.9 RTY फॉर प्रोसेस स्टेज ए। उसी तरह से जब स्टेज बी पे आप जाते हैं तो यहाँ पे इनपुट कितना मिला है आपको, क्योंकि 5 जो आपके रिवर्क हुए थे वो भी यहाँ पे कंसिडर हो गए हैं, तो इसलिए 95 यूनिट्स आपने यहाँ पे दी है इस स्टेज पे। और इसमें अगर मैं स्क्रैप यूनिट की बात करता हूँ तो 10 है और रिवर्क यूनिट जो है वो 5 है, तो 95 - 10 + 5 दैट मीन्स आपका जो आउटपुट है वो कितना है, इस स्टेज पे निकला है 80। तो 80 / 95 = 0.84 RTY इक्वल फॉर बी। और RTY आप कैसे थर्ड स्टेज के लिए क्या हुआ है, 5 स्क्रैप्ड है और 15 रिवर्क है, तो 85 - 5 - 15 = 65। जब आप जो भी RTY की वैल्यू आई है हर स्टेज पे, इसे जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा 0.574। लो RTY इंडिकेट कर रहा है क्लियरली कि इस स्टेज ये जितनी भी प्रोसेस हैं इनके अंदर रिवर्क है और ज़बरदस्त रिवर्क है। इस रिवर्क को भी हमें बचाना है ताकि हमारे जो रिवर्क की जो कॉस्ट है उसे हम बचा सकें और हमारी जो बॉटम लाइन है उस बॉटम लाइन को हम हिट कर सकें और उस बॉटम लाइन को हम टुवर्ड्स अप लेकर जा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कैलकुलेशन वाला हिस्सा है ये कुछ आपको समझ में आया होगा। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं उसमें आप एक बार इन कैलकुलेशंस को लगाने की कोशिश कीजिए, देखिएगा आप कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इन कैलकुलेशंस को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा आपको ये समझने में कि आपकी प्रोसेस की करंट स्टेटस क्या है, क्योंकि जब आपको करंट स्टेटस पता चलेगा तभी आप इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में आप सोच सकते हैं, फ्यूचर इंप्रूवमेंट के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेरे साथ तो बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।